हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ मिथिलेश कुमार। आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। ये हमारा वीडियो नंबर 2 है। तो वीडियो नंबर 1 हो चुका है इंट्रोडक्शन ऑफ मैट्रिक्स के ऊपर। तो आज हम लोग वीडियो नंबर 2 में टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ेंगे। तो फर्स्ट टाइप है हमारा टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में रो मैट्रिक्स। तो रो मैट्रिक्स को हम लोग समझते हैं। रो मैट्रिक्स, तो रो मैट्रिक्स क्या होता है इसे हम लोग अभी समझेंगे। जिसमें एक ही रो हो, जिसमें पहले तो रो आप देख लीजिए क्या होता है। जैसे कि ए ले लेता हूँ, 1 2 3 4। तो आप देख सकते हैं इसमें एक ही रो प्रेजेंट है। रो क्या होता है, रो आपको बता दिए हैं वीडियो नंबर 1 में। क्या रो हॉरिजॉन्टल होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टली एक ही एलिमेंट प्रेजेंट है, उसके नीचे आप देख सकते नहीं है, मतलब एक ही रो है। और आप कॉलम देख सकते, कॉलम 4 है। कॉलम से हमको कोई मतलब नहीं रो मैट्रिक्स में। रो मैट्रिक्स में देखते हैं हम लोग कितना रो प्रेजेंट है। तो देख रहे हैं आप, एक रो प्रेजेंट है। जिसमें एक ही रो प्रेजेंट हो उसे हम लोग कॉलम्स रो मैट्रिक्स कहेंगे। तो बहुत ही सिंपल है। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि x इक्वल टू रेक्टेंगुलर बॉक्स के अंदर हम लोग ए बी सी। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं एक ही रो है। तो ये भी हमारा एग्जांपल होगा रो मैट्रिक्स का। तो रो मैट्रिक्स को आप सीधा ही समझ सकते हैं, जिस मैट्रिक्स में एक ही रो प्रेजेंट हो उसे हम लोग रो मैट्रिक्स कहेंगे। तो आप लिख सकते हैं एक शॉर्ट सा पॉइंट, ओनली प्रेजेंट वन रो। आप ये पॉइंट लिख सकते हैं याद रखने के लिए। तो ये पॉइंट आप याद रखिए, तो आपका रो मैट्रिक्स हमेशा याद रहेगा। तो ठीक है, रो मैट्रिक्स हम लोग समझ गए क्या होता है। अब हम लोग कॉलम मैट्रिक्स को समझेंगे। तो अब हम लोग कॉलम मैट्रिक्स को समझते हैं। अब कॉलम मैट्रिक्स को समझेंगे। तो कॉलम मैट्रिक्स भी बहुत ही सिंपल है, जिसमें कि एक कॉलम हो। जिसमें कि एक कॉलम हो। कॉलम क्या होता है हमारा, वर्टिकली लाइन, स्ट्रेट लाइन। तो इसे भी लेते हैं एग्जांपल, जैसे कि ए ले लेते हैं। तो इस बार ए बी और सी। तो आप देख सकते हैं इसमें एक ही कॉलम प्रेजेंट है। तो आप देख सकते हैं C1, जिसमें कि एक ही कॉलम प्रेजेंट हो उसे हम लोग कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। तो एक और एग्जांपल लेके इसे समझते हैं अच्छे तरीके से, जैसे कि X A B। तो इसमें भी आप देख रहे हैं कॉलम एक ही है। एक और एग्जांपल Y हम लोग ले लेते हैं 1 2 3 4। तो इसमें भी एक ही कॉलम है। तो आप देख रहे हैं जिसमें एक ही कॉलम प्रेजेंट है उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे हम लोग कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। तो एक शॉर्ट सा पॉइंट लिख लेते हैं हम लोग नीचे में, ओनली प्रेजेंट वन कॉलम। तो इसमें एक ही कॉलम प्रेजेंट होता है, तो इसे हम लोग कहेंगे कॉलम मैट्रिक्स। तो यहाँ पे हमारा रो मैट्रिक्स हो गया। रो मैट्रिक्स जिसमें एक ही रो प्रेजेंट हो, और हमारा कॉलम मैट्रिक्स हो गया जिसमें एक ही कॉलम प्रेजेंट हो। तो रो और कॉलम को एक बार यहाँ पे समझ लीजिए। रो हमारा होता है हॉरिजॉन्टल लाइन और कॉलम होता है हमारा वर्टिकली लाइन। ये होता है रो और कॉलम का कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो आप समझ चुके हैं कॉलम मैट्रिक्स को और रो मैट्रिक्स को। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स। अब हम लोग देखते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स।
तो अब हम लोग समझेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये आपको बहुत जगह काम में आएगा, तो इससे आप लोग अच्छे तरीके से समझिए। स्क्वायर मैट्रिक्स समझने के लिए आपको पहले समझना होगा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो आप जानते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स मैंने बता रखा है वीडियो नंबर 1 में। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, तो ऑर्डर पहले जैसे कि ले लेते हैं ए, जैसे कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। ए जैसे कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स है हमारे पास, ले लेते हैं ए बी सी डी ई एफ, और इसको ले लेते हैं पी क्यू आर। ठीक है, तो एक ये है। तो यहाँ पे हम लोग ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स लिखते थे m इंटू एन के फॉर्म में। और हम लोग एक और ले लेते हैं b इक्वल टू 1 2 3 4, ये भी m इंटू एन के फॉर्म में होता था। तो स्क्वायर मैट्रिक्स का ये कॉन्सेप्ट है, अगर ये और ये जो है सेम आ जाए, m इक्वल टू एन आ जाए, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 इंटू 3 का ऑर्डर है, तो आप देख सकते हैं m इक्वल टू एन हो गया। तो जहाँ पर m इक्वल टू एन हो जाए तो वे हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। तो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं ये ऑर्डर होगा 2 इंटू 2 का, तो यहाँ पे भी m इक्वल टू एन हो गया। तो ये हमारा क्या हो गया, स्क्वायर मैट्रिक्स। जहाँ पे ऑर्डर जो है m इक्वल टू एन हो जाए वे हमारा होता है स्क्वायर मैट्रिक्स। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है स्क्वायर मैट्रिक्स का, आप इस तरह भी इसे समझ सकते हैं। नंबर ऑफ रो इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम। तो आप देख सकते हैं ये जो m है ये हमारा नंबर ऑफ रो है, और ये जो n है ये हमारा क्या है, नंबर ऑफ कॉलम। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स को। तो आप समझ गए स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, जिसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जो है m इक्वल टू एन के फॉर्म में हो, उसे हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स पहले आप समझिए, पहला वीडियो देखिए फिर इसे देखिए, तो अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा। तो अब हम लोग देखते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। अब हम लोग देखते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स, अब हम लोग समझते हैं डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है। तो डायगोनल मैट्रिक्स को समझते हैं, जैसे कि एक मैट्रिक्स हमें दिया गया है, तो ये डायगोनल मैट्रिक्स से आप क्या समझ रहे हैं, ये डायगोनली कोई एलिमेंट प्रेजेंट होगा। तो डायगोनली तो इस तरह ये होगा a 0 0 0 b 0 0 0 c। तो आप देख सकते हैं डायगोनल का एलिमेंट जो है ये सारे एलिमेंट हमारा डिफरेंट हैं। जिसका डायगोनली एलिमेंट सारे डिफरेंट हो और जो रेस्ट एलिमेंट प्रेजेंट हो वे 0 0 के फॉर्म में 0 0 हो, तो उसे हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। तो लेकिन डायगोनल मैट्रिक्स का एक शर्त है, इसे पहले सेटिस्फाई करना होगा क्या यह स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं फर्स्ट सेटिस्फाइड स्क्वायर मैट्रिक्स। तो पहले इसे सेटिस्फाई करना होगा स्क्वायर मैट्रिक्स, फिर हम चेक करेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स चेक करते हैं, ये क्या है 3 इंटू 3 का ऑर्डर है, 3 रो है 3 कॉलम है, तो ये m इक्वल टू एन के फॉर्म में है, तो ये हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स है। तब ये फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई कर गया। फिर हम चेक करेंगे डायगोनली एलिमेंट क्या है। तो डायगोनली एलिमेंट इसका डिफरेंट है, तो आप यहाँ पे लिख लीजिए डायगोनल एलिमेंट, इसका जो डायगोनल का एलिमेंट है वो क्या है, डिफरेंट है, ये दूसरा पॉइंट। और जो रेस्ट बचा हुआ है, रेस्ट ऑफ द एलिमेंट को एंट्रीज भी बोलते हैं, रेस्ट ऑफ द एलिमेंट आर 0। जो बचा हुआ एलिमेंट है वो 0 होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं पहले डायगोनल मैट्रिक्स होने के लिए पहले इसे सेटिस्फाई करना होगा
क्या, स्क्वायर मैट्रिक्स। फिर हम देखते हैं डायगोनली एलिमेंट, इसका डिफरेंट है। फिर रेस्ट ऑफ जो इसका एलिमेंट बचा हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये सब जो बचा हुआ है ये सब 0 0 है, इसलिए ये हो गया हमारा डायगोनल मैट्रिक्स। तो आपको ये 3 पॉइंट याद रखना है। ये हो गया हमारा डायगोनल मैट्रिक्स। अब हम लोग समझेंगे स्केलर मैट्रिक्स, तो उसे नेक्स्ट पेज में समझते हैं। अब हम लोग समझते हैं स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है। स्केलर मैट्रिक्स, तो इसमें भी फर्स्ट जो कंडीशन होगा हमारा, इसमें भी फर्स्ट सेटिस्फाई करना होगा हमारा क्या, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो लिख लेते हैं फर्स्ट सेटिस्फाइड स्क्वायर मैट्रिक्स। तो इसमें भी जो है फर्स्ट हमें सेटिस्फाई करवाना होगा क्या, स्क्वायर मैट्रिक्स है। जैसे कि ये मैट्रिक्स हमारा दिया गया है, तो ये तो A है 0 0 0 A 0 0 0 A। तो आप देख सकते हैं डायगोनल एलिमेंट इस बार हमारा सेम है, डायगोनली एलिमेंट इस बार हमारा सेम है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या ऑब्जर्व किए इस मैट्रिक्स से, ऑब्जर्व आप किए क्या, डायगोनल एलिमेंट जो है आर सेम, इसका डायगोनल एलिमेंट सेम है। तो ये आप ऑब्जर्व किए। और देखें रेस्ट ऑफ एलिमेंट आर 0। तो आप देख सकते हैं इसका डायगोनली, इसे कुछ नाम दे देते हैं x। तो आप देख सकते हैं इसका डायगोनली एलिमेंट जो है सेम है और रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स 0 0 है। और ये फर्स्ट सेटिस्फाई किया स्क्वायर मैट्रिक्स, तो इसे ये सब जिसमें हो जाए तो उसे हम लोग कह देंगे वह स्केलर मैट्रिक्स है। तो यही कॉन्सेप्ट है स्केलर मैट्रिक्स का। अब हम लोग देखते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब हम लोग देखते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बहुत इम्पोर्टेंट है, तो इसे भी हम लोग समझते हैं। इसमें भी वही केस होगा क्या, फर्स्ट सेटिस्फाइड स्क्वायर मैट्रिक्स, इसमें भी फर्स्ट सेटिस्फाई करना होगा स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसे कि मैट्रिक्स बना लेते हैं हम लोग, तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो आप देख सकते हैं इसका जो डायगोनली एलिमेंट है इस बार क्या है, 1 1 1 है। आइडेंटिटी से नाम से भी हमको समझ में आता है कि 1 की ही बात हो रही होगी। तो आप देख सकते हैं इसका डायगोनल एलिमेंट 1 1 है। तो इसमें क्या ऑब्जर्व किया, आप पहले ऑब्जर्व लिख लीजिए। डायगोनल एलिमेंट आर 1 1 1 1 का मतलब है डायगोनल एलिमेंट उसके सारे 1 1 होंगे। इस तरह भी याद रख सकते हैं, डायगोनल एलिमेंट आर 1 1 का मतलब है ये डायगोनली एलिमेंट 1 1 होगा। फिर आप एक और पॉइंट याद रख सकते हैं, मतलब ऑब्जर्व कर सकते हैं, रेस्ट ऑफ एलिमेंट आर 0। तो आप ये 3 पॉइंट इसमें लगाइए तो सेटिस्फाई कर रहा है, डायगोनल एलिमेंट 1 1 है और रेस्ट जो है 0 है, और ये स्क्वायर मैट्रिक्स को सेटिस्फाई कर रहा है। क्यों, 3 × 3 के फॉर्म में ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है, तो m = n है, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स को सेटिस्फाई कर रहा है। उसी तरह यहाँ पे भी आप देख सकते थे स्केलर मैट्रिक्स में भी सेटिस्फाई कर रहा था, 3 × 3 का था, m = n था। ठीक है, तो आप देख सकते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स इसे ही कहते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का एक बात आप याद रखिए, नेक्स्ट पेज में देखते हैं।
आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम लोग आई से डिनोट करेंगे और इसे हम लोग कभी कभी 1 भी मान के चलेंगे। तो ये फर्स्ट पॉइंट आप याद रखिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स का। फिर आप याद रखिए एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स अगर कोई भी चीज़ में इंटू हो तो हमें जो चीज़ इंटू हो रहा है आइडेंटिटी मैट्रिक्स में तो वही हमें मिल जाएगा, यही मिल जाएगा। जैसे कि आई इंटू कर दें हम बी तो बी मिलेगा, आई इंटू सी कर दें तो सी मिलेगा। ये कैसे मिल रहा है? आई का मतलब तो 1 होता है, यहाँ पे 1 पुट कीजिए, 1 इंटू ए तो ए ही मिलेगा, 1 इंटू बी तो बी मिलेगा, 1 इंटू सी तो सी मिलेगा। तो ये हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट हो गया है। अब हम लोग समझेंगे जीरो मैट्रिक्स क्या होता है। जीरो मैट्रिक्स, तो जीरो मैट्रिक्स क्या होता है? जीरो से ही पता चल रहा है कुछ इसमें एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होंगे, जैसे कि 0 0 0 0 0 0 0 0 0। तो आप देख सकते हैं ये 0 0 है, लेकिन इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है? 3 इंटू 3 है, m इक्वल टू n के फॉर्म में है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। इसका मतलब ये भी सेटिस्फाई करना चाहिए। फर्स्ट इसका कंडीशन है, फर्स्ट सेटिस्फाई स्क्वायर मैट्रिक्स। तो इसे फर्स्ट सेटिस्फाई करना होगा स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। तो आप जीरो मैट्रिक्स तो आप समझ गए, फर्स्ट सेटिस्फाई करना होगा जीरो मैट्रिक्स। आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं? ऑल एलिमेंट आर जीरो, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप समझ रहे हैं। तो इसे हम लोग एक और जैसे कि और एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक्स इक्वल टू 0 0 0 0। ये भी देख सकते हैं 2 इंटू 2 का है, m इक्वल टू n के फॉर्म में। तो ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, लेकिन ये क्या है हमारा? जीरो जीरो मैट्रिक्स है। इसे आप एक पॉइंट लिख लेता है यहाँ पे, ऑल आर जीरो, ऑल एलिमेंट आर जीरो लिख सकते हैं, ऑल एलिमेंट आर जीरो। ये सब जो पॉइंट लिख रहा हूँ मैं, ये सब याद करने के लिए आसान तरीका से आपको सारे मैट्रिक्स याद हो जाएंगे। ऑल एलिमेंट आर जीरो, ये सब पॉइंट से आपको सारे जितने मैट्रिक्स बताएं अभी तुरंत आपको याद हो जाएगा, इसलिए इस तरह लिख रहे हैं। इस पॉइंट को आप लोग गौर कीजिए। तो यहाँ पे हमारे सारे मैट्रिक्स ओवर हो चुके हैं। अब हम लोग एक लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे, इक्वलिटीज ऑफ मैट्रिक्स को। तो उसे हम लोग नेक्स्ट पेज में देखते हैं। तो ये हमारा लास्ट टॉपिक है इस वीडियो का। तो चलते हम लोग समझते हैं क्या होता है इक्वलिटीज ऑफ मैट्रिक्स। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, तो ये इसे भी हम लोग अच्छे से समझेंगे क्या है ये। तो इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स का मतलब आप लोग सीधा समझिए, जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं। ए एग्जांपल, ये हमारा x है, y है, z है, p है। तो ये a है और ये b मैट्रिक्स दिया गया है हमें 2 4 6 8। तो इक्वलिटी से आप क्या समझते हैं? इक्वल की बात हो रही होगी, तो a इक्वल टू बी हमें बताना है क्या होगा। a इक्वल टू बी हमें दिया गया है, तो आप लिख लीजिए a क्या है हमारा, x है, y है, z है, p है। और b इक्वल टू क्या है? 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इक्वल का साइन लगा है, तो यहाँ पे इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट यूज होगा। अगर इस तरह का फॉर्म आपको दिख जाए, इक्वल टू दो मैट्रिक्स के बिटवीन में इक्वल लगा हुआ दिख जाए, तो आपको फर्स्ट पॉइंट नोटिस करना है, उसका ऑर्डर दोनों का सेम होना चाहिए। तो ऑर्डर आर सेम। तो इसका ऑर्डर क्या है? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 2 इंटू 2 है, इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है? 2 इंटू 2 है। तो दोनों का ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सेम होगा तभी इक्वलिटीज ऑफ मैट्रिक्स लगेगा। तो ये पहला कंडीशन है। फिर दूसरा, अगर ऐसा हो जाता है तो कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट आर इक्वल। तो ऐसा
अगर हो जाता है क्या उसका ऑर्डर जो है सेम है और इक्वल टू का साइन लगा हुआ है तो क्रोस्पोंडिंग एलिमेंट उसका इक्वल होगा। क्रोस्पोंडिंग एलिमेंट इक्वल होने का मतलब है ये जो x है ये इसके इक्वल हो जाएगा इस तरह क्रोस्पोंडिंग, और ये जो y है ये हमारा 4 के इक्वल हो जाएगा, और ये जो z है 6 के इक्वल हो जाएगा, और ये p जो है ये 8 के इक्वल हो जाएगा। क्रोस्पोंडिंग का मतलब ये होता है। तो यहाँ से आप क्या फाइंड कर सकते हैं, x किसके इक्वल हो गया, x जो है 2 के इक्वल हो गया। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं x इक्वल टू 2, और यहाँ से देख सकते हैं y इक्वल टू 4 हो गया। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं y इक्वल टू 4। फिर आप देख सकते हैं z किसके इक्वल हो गया, 6 के। तो यहाँ पे लिख सकते हैं z इक्वल टू 6, और p किसके इक्वल हो गया, 8 के। तो p इक्वल टू 8। तो आप देख सकते हैं इक्वलिटीज ऑफ मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट यही है, इक्वलिटीज ऑफ मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट। तो आपको ज़्यादा इसमें कुछ नहीं देना, पहले आपको देखना है इक्वल टू का साइन लगा है तो आप समझ आइए किसका क्वेश्चन इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स का है। तो हम चेक करेंगे ऑर्डर क्या है, ऑर्डर दोनों का सेम होना चाहिए तभी अप्लाई होगा। फिर अगर हो जाता है ऐसा तो क्रोस्पोंडिंग एलिमेंट उसका इक्वल होगा। ठीक है, तो हम लोग इसके ऊपर 2 क्वेश्चन करते हैं जिससे हमको अच्छे तरीके से क्लियर होगा, उसे हम लोग करते हैं नेक्स्ट। उसे हम लोग लिख के रखे हैं तो देखते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन को पहले से मैंने लिख लिया है, आपको बस सॉल्यूशन करवा दूंगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया इक्वल टू का साइन, तो हम लोग समझ गए किसका क्वेश्चन है, ये इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स का ये क्वेश्चन है। ठीक है, इक्वल टू से हम लोग समझे। अब उसका कंडीशन लिख लेते हैं, क्या था कंडीशन। तो फर्स्ट उसका ऑर्डर जो है सेम होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं इसका ऑर्डर क्या है, 3 इंटू 3 का ऑर्डर है, और इसका ऑर्डर क्या है, 3 इंटू 3 का ऑर्डर है। क्यों, रो भी 3 है और कॉलम भी 3, इसमें भी रो भी 3 है और कॉलम भी 3 है, तो ये सेम होना चाहिए, तब दूसरा पॉइंट हमारा अप्लाई होगा। अब हमारा दूसरा पॉइंट अप्लाई होगा, क्रोस्पोंडिंग एलिमेंट आर इक्वल। तो क्रोस्पोंडिंग एलिमेंट उसके इक्वल होंगे। तो हम लोग इसे यहाँ पे लिख लेते हैं अच्छे तरीके से। x प्लस 3 z प्लस 4 और है 2y माइनस 7, ये है हमारा -6 a माइनस 1 0 0 -21, और ये है हमारा b माइनस 3। ठीक है, और इक्वल टू का साइन है और है 0 6 3y माइनस 2, और है -6 -3 2c प्लस 2, फिर है 2b प्लस 4 -21 और 0 है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अच्छे तरीके से ये इक्वल दिया गया था हमें क्वेश्चन में, तो इसे यहाँ पे लिख लिए। तो क्या होगा देख सकते हैं, क्रोस्पोंडिंग एलिमेंट आर इक्वल। तो ये जो है ये पूरा का पूरा ये 0 के इक्वल हो जाएगा, क्रोस्पोंडिंग 0 के इक्वल हो गया। तो आप यहाँ से क्या देख सकते हैं, अगर ये x प्लस 3 इक्वल टू 0 हो गया तो x का वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं। x इक्वल टू हो जाएगा ये प्लस का 3 इक्वल टू के उस साइड जाएगा तो माइनस का 3 होगा। ये आप जानते हैं क्या, साइन अपोजिट हो जाता है इक्वल टू के उस साइड जाने के बाद। तो यहाँ पे x का वैल्यू हम लोग फाइंड कर लिए। अब ये z प्लस 4 क्रोस्पोंडिंग एलिमेंट 6 के इक्वल होगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं z प्लस 4 इक्वल टू 6। तो z इक्वल टू 6, ये प्लस का है इक्वल टू के उस साइड जाएगा तो ये माइनस का 4 होगा, तो ये z इक्वल टू हमारा हो जाएगा 2। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इसे, 2y माइनस 7 ये किसके इक्वल होगा, 3y माइनस 2 के। तो इसे यहाँ पे करते हैं, ये हमारा 2y माइनस 7 किसके इक्वल होगा, 3y माइनस 2 के। तो इसे सॉल्व करते हैं, तो y वाला को एक जगह करते हैं। तो 2y ये प्लस का है इक्वल टू के इस साइड आएगा तो -3y इक्वल टू क्या है, -2। अब ये -7 इस इक्वल टू के इस साइड जाएगा तो साइन चेंज कर लेगा, माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा।
तो ये क्या हो जाएगा, -2y - 3y, ये तो -y हो जाएगा। और ये इसे सॉल्व कीजिए तो ये हो जाएगा हमारा 5। तो ये माइनस इधर शिफ्ट होगा तो y इक्वल टू हमारा हो जाएगा -5। तो y का वैल्यू हम लोग फाइंड कर लिए। अब हम लोग देखते हैं -6 किसके इक्वल होगा, -6 के, लेकिन इससे कुछ नहीं होगा, हमें a b c कोई वेरिएबल का फाइंड करना है। अब ये देखते हैं a - 1 इक्वल टू होगा, a - 1 हमारा इक्वल होगा -3 का। तो आप यहाँ से लिख लेते हैं, यहाँ पे इसका सॉल्व कर लेते हैं। a - 1 इक्वल टू हो जाएगा -3, ठीक है। तो a का वैल्यू हम लोग फाइंड करते हैं। a इक्वल टू -3, ये -1 इक्वल टू के उस साइड जाएगा तो +1 हो जाएगा, तो a इक्वल टू हमारा -2 हो जाएगा। तो यहाँ पे a का वैल्यू हम लोग फाइंड कर लिए। अब हम लोग देखते हैं ये जो हमारा 0 है, ये 0 इसके इक्वल हो जाएगा, क्रोस्पोंडिंग एलिमेंट के इक्वल होगा। तो जैसे कि कैसे क्रोस्पोंडिंग आपको समझाओ, यहाँ पे देखिए अब समझाते हैं। जैसे कि ये 1 है 2 है, मैट्रिक्स है, इधर है 2 है 3 है, तो ये जो पहला है पहला का इक्वल होगा, दूसरा है दूसरे के इक्वल होगा। तो आप समझ चुके हैं क्रोस्पोंडिंग का मतलब। तो उसी तरह यहाँ पे कर रहे हैं। तो यहाँ पे 0 किसके इक्वल होगा, 0 इक्वल होगा हमारा 2c + 2 के। तो यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं, 0 इक्वल टू 2c + 2। तो ये 2c प्लस का है, इक्वल टू के साइड भेजते हैं, तो हमारा हो जाएगा 2c इक्वल टू के इस साइड आएगा तो ये -2 हो जाएगा। अब हम लोग c का वैल्यू फाइंड करते हैं। तो c हमारा क्या हो जाएगा, तो c इक्वल टू हो जाएगा हमारा -2/2, कट के हो जाएगा हमारा -1। तो c का वैल्यू हमारा -1 हो गया। तो c का वैल्यू -1 हो गया। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे, तो अब ये वाला इसके इक्वल होगा, तो क्या है b - 3 इक्वल टू 2b + 4 के इक्वल होगा। तो इसे भी हम लोग कर लेते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं, जगह है हमारे पास। b - 3 ये इक्वल है किसके, 2b + 4 के, ठीक है। तो अब फिर कीजिए b वाले को एक साइड कर लीजिए, तो b ये इक्वल टू के इस साइड आएगा तो -2b इक्वल टू 4 पहले से है, ये माइनस का इक्वल टू के इस साइड जाएगा तो ये प्लस का 3 बन जाएगा। तो इसे सॉल्व कीजिए तो ये माइनस का b आएगा और ये हमारा 7 आ जाएगा, तो ये माइनस शिफ्ट होगा तो ये हमारा b - 7 हो गया। तो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है, देख सकते हैं आप, ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है। तो ये क्वेश्चन था हमारा इक्वलिटीज ऑफ मैट्रिक्स पे। तो हम लोग इक्वल टू का साइन देख के समझ गए ये इक्वलिटीज ऑफ मैट्रिक्स का क्वेश्चन है। तो उस पर हम लोग जानते हैं ऑर्डर सेम होना चाहिए, फिर क्रोस्पोंडिंग एलिमेंट इक्वल करते हैं, फिर इसी तरह इसका क्रोस्पोंडिंग एलिमेंट इक्वल करते करते हम लोग सारा वैल्यू फाइंड कर लिए। तो आप देख सकते हैं सारा वैल्यू फाइंड कर लिए। एक और क्वेश्चन इसी के ऊपर है इक्वलिटीज ऑफ मैट्रिक्स के नेक्स्ट पेज में, उसे भी हम लोग कर लेते हैं, तो अच्छे से हम लोग को समझ में आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं इक्वल टू का साइन, तो ये भी हमारा इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स का क्वेश्चन है, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स का ये क्वेश्चन है। तो फर्स्ट पॉइंट आप लोग जान रहे हैं, ऑर्डर आर सेम। इसका जो ऑर्डर है क्या है, 3 × 3 है, और इसका ऑर्डर क्या है 3 × 3 है। तो ऑर्डर सेम होना चाहिए, इक्वल टू के इस साइड भी और इक्वल टू के उस साइड भी। अगर ऑर्डर सेम नहीं है तो हम लोग फाइंड नहीं करेंगे, वहीं पे हम लोग रुक जाएंगे। फिर देखिए अगर ऑर्डर सेम है तो इसका क्रोस्पोंडिंग एलिमेंट आर इक्वल, तो उसका क्रोस्पोंडिंग एलिमेंट इक्वल होगा। इस बार यही क्वेश्चन से हम लोग कर लेते हैं, ज़्यादा लंबा ना हो। तो ये जो x + 3 है ये किसके इक्वल होगा, 6 के। तो आप कर लीजिए, यहाँ पे लिख लेते हैं x + 3 = 6। तो x का वैल्यू फाइंड करते हैं, तो 6 ये प्लस का है, इक्वल टू के साइड जाएगा -3, तो x हो जाएगा हमारा 3, ठीक है। x हम लोग फाइंड कर लिए। अब हम लोग देखते हैं z + 5 इक्वल हो जाएगा हमारा 7 का। तो यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं z + 5 = 7। तो z = 7
इक्वल टू के उससे हट जाएगा, तो ये प्लस का 5 है तो ये माइनस का हमारा 5 हो जाएगा, तो z हमारा 2 आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग फिर से देखते हैं, ये y प्लस 6 हमारा 8 के इक्वल हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं y प्लस 6 इक्वल टू 8। तो y का वैल्यू फाइंड करते हैं, 8 ये प्लस का इधर आएगा तो ये माइनस का 6 हो जाएगा, y इक्वल टू हमारा हो जाएगा, सॉल्व कीजिए तो ये हमारा 2 आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, a माइनस 3 इक्वल टू हो जाएगा 7 के, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा a माइनस 3 इक्वल टू 7। तो a इक्वल टू 7 इक्वल टू कई साइड ये 3 को शिफ्ट करते हैं तो ये प्लस का 3 हो जाएगा, तो a इक्वल टू 10 हो जाएगा। अब हम लोग इसे देखते हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा b प्लस 6 इक्वल होगा फिर 7 के, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं b प्लस 6 इक्वल टू 7। तो b का वैल्यू हम लोग फाइंड करते हैं, तो ये 7 हो गया, 6 जो है प्लस का इसे इक्वल टू के साइड तो माइनस का 6, तो b हमारा 1 आ गया। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं c प्लस 8 इक्वल टू 7 होगा, c प्लस 8 ये कोरोस्पोंडिंग कर रहे हैं हम लोग, c प्लस 8 इक्वल होगा हमारा 7 का, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं c प्लस 8 इक्वल टू 7। तो c इक्वल टू 7, ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस का 8 हो जाएगा, तो इस बार हमारा c जो है ये हमारा -1 आ जाएगा आंसर। ठीक है, अब हम लोग इसी तरह लास्ट को कर लेते हैं, लास्ट जो है हमारा e माइनस 8 इक्वल टू 1 है, तो ये आसान है, e माइनस 8 इक्वल टू 1 है, तो e क्या हो जाएगा 1, ये माइनस का इक्वल टू कई साइड आएगा तो ये प्लस का 8 हो जाएगा, e इक्वल टू हमारा 9 आ जाएगा। फिर देखते हैं f माइनस 9 इक्वल टू 1 है, इसे भी हम लोग करते हैं, f माइनस 9 इक्वल टू 1, तो f हमारा हो जाएगा 1, ये माइनस का इधर आएगा तो ये प्लस का 9, और f इक्वल टू हमारा हो जाएगा 10। ठीक है, अब हम लोग लास्ट g को देख लेते हैं, g प्लस 11 भी 1 के इक्वल है, ये देख सकते हैं, ये सब ऐसे, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, और ये हमारा इसके इक्वल है, तो g प्लस 11 इक्वल टू हमारा है 1 के, तो ये हो जाएगा हमारा g इक्वल टू 1 इक्वल टू कई साइड भेजते हैं तो ये प्लस का, ये आ जाएगा -11, तो ये g हमारा हो जाएगा माइनस का 10, तो ये g जो है हमारा माइनस का 10 हो गया, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे सारा वैल्यू हम लोग फाइंड कर लिए, x z y a b c e f g, तो ये हमारा इक्वलिटीज ऑफ मैट्रिक्स का दूसरा एग्जाम्पल था जो हम लोग सॉल्व कर लिए। तो आज के लिए बस इतना ही, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज करेंगे 3.1, तो आज के लिए बस इतना ही। तो आप लोग समझ चुके होंगे